गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का ये हमारा टॉपिक 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कल हमने जाना इंग्लैंड में नौकरशाही का संगठन और उसकी भूमिका क्या है। आज हम जानेंगे अमेरिका में नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं। हर देश में जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था होती है वही उस देश की नौकरशाही की विशेषताओं को तय करती है। अमेरिका में भी नौकरशाही का स्वरूप, संगठन, उसकी कार्य प्रक्रिया वहाँ के वातावरण से ही प्रभावित होती है और इस वातावरण की रचना में वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, धार्मिक विश्वास है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। और इन सब के प्रभाव को देखते हुए अमेरिका में नौकरशाही की जो विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं, फर्स्ट है उसमें राजनीतिक नेतृत्व। अमेरिकन नौकरशाही की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राज्य की निर्वाचित या नियुक्त कार्यपालिका नौकरशाही को नेतृत्व प्रदान करती है। इसका अर्थ क्या होगा? अमेरिका में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ की जनता के द्वारा होता है, सिद्धांत रूप में अप्रत्यक्ष रूप से और व्यवहार रूप में वो प्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे में जो कार्यपालिका अध्यक्ष हैं अमेरिका में, वो नौकरशाही को नेतृत्व प्रदान करता है और वो जनता द्वारा निर्वाचित है। ये सबसे बड़ी विशेषता है अमेरिका की नौकरशाही की। और अमेरिकन नौकरशाही का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं और नया राष्ट्रपति चुना जाता है और राजनीतिक नेतृत्व में तब परिवर्तन आता है। वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है अमेरिका की नौकरशाही के लिए। सेकंड है नौकरशाही का व्यापक रूप। अमेरिका एक लोक कल्याणकारी राज्य है और साथ ही साथ एक उद्योग प्रधान देश है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य के कार्य कितने होते हैं? राज्य मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कोई भी पक्ष है उससे संबंधित कानून बना सकता है, बशर्ते कि वो कानून व्यक्ति के कल्याण के लिए हों। तो अमेरिका भी लोक कल्याणकारी राज्य है, साथ ही साथ औद्योगिकरण भी है वहाँ। तो ऐसे में अमेरिका में भी जो सरकार के कार्य हैं वो बहुत अधिक हैं। हर लोक कल्याणकारी राज्य के जो कार्य हैं, हर लोक कल्याणकारी राज्य में जो सरकार के कार्य हैं वो बहुत अधिक होते ही हैं। तो सरकार के कार्यों को पूरा करने के लिए फिर नौकरशाही को भी व्यापक रूप से उसी प्रकार से संगठित किया जाता है, क्योंकि जहाँ सरकार के कार्य अधिक होंगे वहाँ नौकरशाही का जो आकार है वो भी बड़ा होगा। तो ऐसे में जब राज्य का कार्य क्षेत्र और वर्तमान जीवन में राज्य से लोगों द्वारा की जाने वाली अपेक्षाएं, इन सब के कारण अमेरिका में भी नौकरशाही का जो आकार है वो बहुत बढ़ गया है। माने उसमें जो प्रशासकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। थर्ड है अमेरिका में योग्य व्यक्तियों के चयन एवं ज़रूरतमंद लोगों के लिए रोजगार की आवश्यकता के मध्य तालमेल स्थापित किया गया है। नौकरशाही की भर्ती के लिए यदि केवल राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा, विशेष हित समूह की प्राथमिकता या व्यक्ति के लिए रोजगार की प्राथमिकता को ही ध्यान में रखा जाएगा तो सरकारी सेवाओं में योग्य एवं कुशल व्यक्ति नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अमेरिका में कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे सरकारी सेवा में आने वाले एक परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई है। कोई अधिकारी एक से अधिक पदों पर कार्य नहीं कर सकता। इसी तरह से युद्ध पीड़ित हैं या उनके जो परिवार हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है नौकरी में। और साथ ही साथ यह एक धारणा है कि यदि सभी लोगों को कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा तो समाज में से अपराध अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और इसी भावना के आधार पर ही इसमें अमेरिका में गरीब, विकलांग, अधेड़ महिलाएं और युद्ध से लौटे हुए लोगों को कोई ना कोई रोजगार दिया जाता है। तो ऐसे में
जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता में गिरावट आती है और लोक सेवाओं का जो स्तर है वो गिरता है, और ये माना जाता है वहाँ की जो सरकारी पद हैं वो केवल पुरस्कार के लिए होते हैं, ये केवल ज़रूरतमंद लोगों की आय का प्रबंध करने के लिए ही विद्यमान हैं। इसी कारण से अमेरिका में लोक सेवाओं की प्रतिष्ठा और जो इमेज है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। फोर्थ है इसमें अंतः सरकारी संबंध। अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है, और जब अमेरिकन संघ अस्तित्व में आया और संविधान लागू होने के बाद धीरे धीरे अमेरिकन जो संघ है वो शक्तिशाली होता चला गया। ये सारा आपके इस फर्स्ट चैप्टर में आ भी चुका है कि जब अमेरिकन संघ अस्तित्व में आया उस समय स्थिति क्या थी, केंद्र की शक्तियाँ कम थी, राज्यों की शक्तियाँ अधिक थी, और उस समय जो अमेरिका है वो कृषि प्रधान देश था। लेकिन अमेरिका में एकदम से परिवर्तन आया और कृषि प्रधान देश से जो अमेरिका है वो उद्योग प्रधान देश बन गया। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, अमेरिका में गृह युद्ध भी हुए और भी अनेक तरह की जो मानव जीवन की जटिलताएं थी वो बढ़ी उद्योग प्रधान होने के कारण। तो जो राज्यों की शक्तियां थी वो केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगी, माने केंद्र अब अधिक शक्तिशाली बन चुका है और जो राज्य हैं उनके पास शक्तियाँ कम हैं। तो ऐसे में अमेरिका के सभी 50 राज्यों को 1940 से ही सन 1940 से ही लोक कल्याण, रोजगार, सुरक्षा, व्यावसायिक पुनर्वास, जन स्वास्थ्य, नागरिक सुरक्षा के लिए ग्रांट दी जाती है केंद्र के द्वारा। और ऐसे में जो सरकारी अधिकारी हैं और जो राजनीतिक दलों के आधार पर आए हैं वो, और ये जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, इनमें अंतर्निर्भरता बढ़ गई है, क्योंकि ग्रांट तो देगी सरकार और उस ग्रांट के आधार पर ही ये जो प्रशासकीय अधिकारी हैं अपने अपने विभागों के कार्य करेंगे। नेक्स्ट है नौकरशाही पर तकनीकी प्रभाव। अमेरिका में नौकरशाही पर नए नए जो अनुसंधान हुए हैं उनका तकनीकी प्रभाव भी बढ़ा है, और इसके कारण जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है, माने जो इन सर्विस जो ट्रेनिंग दी जाती है इन सभी प्रशासकीय अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, उसका भी महत्व बढ़ गया है। क्योंकि जैसे भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो अगर वो ज़रूरी हो जिस भी विभाग के लिए, उस विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं फिर उनको इन सर्विस ट्रेनिंग ये दी जाती है। और तकनीकी प्रभाव के कारण ही जो व्यावसायिक कार्यकर्ता हैं, विशेषकर वैज्ञानिक, वो अपने आप को एक विशिष्ट जाति का समझने लगे हैं। तो ऐसे में उनके जो कार्यक्रम हैं, संगठन हैं, लक्ष्यों के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो फिर कहीं ना कहीं उनके अहम भाव के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग। अमेरिका में सन 1883 के कानून के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, और नौकरशाही के प्रशासन में लोक सेवा आयोग की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में संघ लोक सेवा आयोग है। और ये आयोग लोक सेवाओं की भर्ती जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है लूट प्रणाली। ये लूट प्रणाली जो है ये अमेरिका की नौकरशाही की सबसे विचित्र विशेषता है। क्यों विचित्र विशेषता है? क्योंकि अमेरिका में एक समय ऐसा भी रहा है कि जब ये जो लोक सेवकों के पद हैं इस पर नियुक्ति और पदमुक्ति दोनों ही राजनीतिक आधार पर होती थी। माने किसी को दिया जाता ये पद तो वो भी राजनीतिक आधार पर, और किसी को पद से हटाया जाता तो वो भी राजनीतिक आधार पर। इस लूट प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता था तो वो पहले वाले दल के द्वारा नियुक्त किए गए सभी लोक सेवकों को उनके पद से हटा देते थे और फिर अपने दल के समर्थकों को लोक सेवक नियुक्त कर देते थे।
और इस प्रणाली के अनुसार एक व्यापक स्तर पर लोक सेवकों को अपने पद से हटाया जाता था और व्यापक स्तर पर ही नए लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती थी। यानी जितने पहले लगे हुए होते थे वो सारे हटा दिए जाते थे और सारे के सारे नए सिरे से फिर लगाए जाते थे। इसमें खास तौर से जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता था, राष्ट्रपति को चुनाव में जो लोग सहयोग करते थे और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अपने उन सभी सहयोगियों को ये लोक सेवकों के पद एक इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में बांटता था। तो इसलिए इसको लूट प्रणाली नाम दिया गया था। इसके लिए और कोई योग्यता चाहिए ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही ये नियुक्तियां होती थी। नेक्स्ट है इसमें योग्यता प्रणाली का आरंभ। अमेरिका में काफ़ी समय तक ये लूट प्रणाली चलती रही और 1883 में पेंडलटन कानून के अंतर्गत इस कुछ प्रयास किए गए और इस लूट प्रणाली को समाप्त किया गया। और वर्तमान में जब ये 1883 का कानून पास हो गया तो उसके बाद से ही अब जो स्थिति है वो यही है कि जो लोक सेवकों की भर्ती है वो योग्यता के आधार पर ही की जाती हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में नौकरशाही की प्रतिष्ठा एवं गरिमा। अमेरिका में नौकरशाही की प्रतिष्ठा और गरिमा बहुत कम मानी जाती है। उच्च योग्यता प्राप्त जो युवा हैं वो इन लोक सेवाओं में नहीं आना चाहते और हमारे देश में देखो जो युवा वर्ग है वो IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए ललायित रहता है। लेकिन अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। अमेरिका में व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थान भी अपने स्टूडेंट्स को लोक सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित नहीं करते। अमेरिका में एक सर्वे के आधार पर ये कहा गया है कि अधिकांश लोग सरकारी सेवाओं में इसलिए बने रहते हैं, माने ये जो लोक सेवक हैं, लोक सेवकों में मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि हम इसका व्यापक अर्थ लेते हैं तो व्यापक अर्थ है उच्च अधिकारी से लेकर पियोन तक सभी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तो अमेरिका में बहुत लोग इस सरकारी सेवा में इसलिए आते हैं क्योंकि वो इसे आरामदायक मानते हैं कि इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और सरकारी सेवाओं की अपेक्षा गैर सरकारी सेवाओं की जो आय है, जो सैलरी है और अन्य सुविधाएं हैं वो अधिक है। इसलिए अमेरिका का जो युवा वर्ग है वो गैर सरकारी सेवाओं की ओर ज़्यादा भागता है और सरकारी पदों की जो पदोन्नति के सीमित अवसर हैं तो ऐसे में जो योग्य युवक हैं वो इसमें आने से बचते हैं। वो अपनी योग्यता के आधार पर गैर सरकारी सेवाओं में अच्छा पद पाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।